हाय, आपका डाउट था लास्ट क्लास में। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो सर आपका डाउट था कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसको आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए था ना। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे ना, कंसिडरेशन का फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि कंसिडरेशन अगर आप देखोगे तो कंसिडरेशन आपकी जो है वो ड्राइव होती है फ्रॉम द कैन बी ड्रिवन फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स, ठीक है, जो हो चुके हैं, या कैन बी ड्रिवन फ्रॉम द प्रेजेंट इवेंट्स जो आप करोगे, या कैन बी ड्रिवन विद द फ्यूचर इवेंट जो कि होने वाले होंगे। तो अगर आप उसकी अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखोगे आप कंसिडरेशन की, भी उसकी, तो उसमें लिखा है कि हैज डन और abstain from doing something, will do or will be abstained from doing something, and is doing or is been abstained from doing something। तो इसमें तीनों चीजें आपकी कवर अप होती हैं, इसीलिए वहां पे कहा गया है कि कंसिडरेशन कैन बी योर पास्ट, योर प्रेजेंट और फ्यूचर। तो कंसिडरेशन अगर आपकी फॉर एग्जांपल अगर पास्ट किसी इवेंट से अगर आपकी अराइज हो रही है, मतलब आपका कोई पास्ट अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, तो वो उस पास्ट के टाइम पे जो आपने कंसिडरेशन में डिसाइड किया होगा, दैट कुड बी म्यूचुअली, दैट कुड बी एग्रीमेंट वाइज, और दैट कुड बी एनी फॉर बिकॉज ऑफ एनी अदर केस, तो वो वहां की जो पास्ट कंसिडरेशन होगी वो आज आपकी कंसिडर की जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि कंसिडरेशन कैन बी योर पास्ट, इट कुड बी योर प्रेजेंट एंड इट कुड बी योर फ्यूचर। ठीक है सर पर जो लैंग्वेज लिखी है ना वो थोड़ी मुश्किल है। सर, लैंग्वेज याद करनी नहीं ना आपको लैंग्वेज मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि लैंग्वेज आपको याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ याद जो करना है वो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन याद करना है। सर लॉ सर की तो लैंग्वेज, कीवर्ड्स कैसे पता चलेंगे, कौन से देखूं? सर उस पर यही है कि हैज डन और abstained from doing something, और is doing or abstain from doing something, and will do or will be abstain from doing something। तो आपको ऐसे ये चीज याद करनी है। देखो लॉ की लैंग्वेज कभी भी आसान नहीं होगी, इसीलिए आपको और हमारा काम चलेगा। अगर लॉ की लैंग्वेज आसान होने लग जाती तो जो लेमन है, जो जनरल पब्लिक है, वही सीए वाले काम कर लेते, वही लॉयर्स वाले काम कर लेते, और वही सीएस वाले भी काम करते। तो लॉ की लैंग्वेज कभी भी सर आसान नहीं होगी, बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको और हमारा रोल यहाँ पे आ रहा है। अगर लॉ इजी हो जाता तो आपका हमारा रोल खत्म हो जाता, आपको हमारा रोल कहीं पर आता ही नहीं। ओके सर। आपको आपको लॉ की लैंग्वेज याद नहीं करनी है सर, आपको लॉ की इंटरप्रिटेशन समझनी है कि लॉ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ओके सर। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम शायद आपने ही पूछा था, किसी और ने पूछा था कि सर याद नहीं हो रहा, मैं भूल जाता। मैंने ही पूछा था। आपने पूछा था, तो सर आपको याद नहीं करना है। लास्ट टाइम भी आपको ये चीज बताई थी कि आपको याद नहीं करना है कुछ भी। आप अगर याद करने जाओगे सर आप अपना नुकसान कर बैठोगे, आपको याद कुछ भी नहीं होगा, दैट आई एम गारंटी यू। आप एक पेज याद कर लो, अगर आपको नेक्स्ट पेज पे आती पुराना वाला पेज याद रह जाए तो मेरा नाम बदल दो। ठीक है, तो याद आपको करना ही नहीं है सर, आपको सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन समझनी है कि लॉ कहना क्या चाहता है। ठीक है, ओके सर। तो वो डाउट क्लियर है, पास्ट यस सर। प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक 5 बच्चे आ चुके हैं, कौन कौन प्रेजेंट नहीं है आज? 6 आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा टेस्ट के लिए संडे को रख ले फिर, अगर आप लोगों की रिवीजन हो चुकी है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की। सर थर्सडे को रख दो प्लीज। तो आज है सर, मतलब वो अगले वाले। क्लास के डे भी रखना है, छुट्टी वाले दिन नहीं। सर आप कभी भी रख लो, बट संडे तक इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा करना। नेक्स्ट वीक संडे रख लेते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट वीक संडे रख लेते हैं। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? आप लोगों को भी एक वीक और मिल जाएगा। ठीक है सर, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हमने छोड़ दिया था बिकॉज ज्यादा हो गया था। तो आज मैं करूंगा एक काम, एक मैं करता हूँ कि जैसे अभी जो थोड़े थोड़े जो ये चीजें अभी हल्की हल्की थोड़ी सी ट्रिकी है, तो मैं हल्का हल्का मतलब एक एक चैप्टर को एक एक दिन में लेके चलता हूँ। ठीक है, सो दैट आपको समझने में भी इजी हो और आपको रिवीजन करने में भी इजी हो, सो दैट आप अपने पिछले वाले भी रिवाइज कर रहे हो और आपका ये वाला भी रिवाइज कर रहे हैं। सर अब आते हैं, देखो सेकंड जो चीज आती है आपकी इन योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो आती है आपकी कंडीशंस एंड वारंटीज। तो कंडीशन जो ना आपकी, अब इसमें एक टर्म होती है स्टिपुलेशन। ठीक है, स्टिपुलेशन की आपको डेफिनेशन में नीचे अलग से समझाता हूँ अच्छे तरीके से, पहले इसका क्रम समझ लो कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। अब हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दो चीजें आती हैं सर, पहली आती है आपकी कंडीशन और दूसरी आती है आपकी वारंटी।
कंडीशन होती है जो कि असेंशियल होती है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी होती है दैट इज नॉट असेंशियल बट इज कोलेटरल, मतलब उसके साथ मिलती जुलती। अगर वारंटी नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बट अगर कंडीशन ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग को डिफीट कर देगी। कंडीशन अगर आप कंडीशन में ब्रीच कर देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेपुडिएटेड, दैट इज you have a right to reject the contract. But अगर आपकी वारंटी ब्रीच होती है then you have a right to claim for the damages. You cannot reject the contract. ठीक है, this is the essential difference between your condition and the warranties. नीचे इसको और डीप में पढ़ते हैं। आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? ये जो मेरे वर्ड्स हैं ये छोटे तो नहीं दिख रहे? नो सर। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें अभी स्टिपुलेशन एज टू टाइम। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर एक चीज देखो, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट में आपके नहीं कहा गया होगा कि जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो आपका एसेंस बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, मतलब वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, तब तक आप ये लेके नहीं चलोगे कि टाइम ऑफ पेमेंट जो एसेंशियल पार्ट नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि दैट दिस टाइम ऑफ पेमेंट विल बी एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल बी एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट। छोटी सी बात है, बस इसका लिटिल मीनिंग ये समझ लेना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ पेमेंट विल बी एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं लिखा हुआ देन इट विल नॉट बी एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी, ये यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज योर कंडीशंस एंड व्हाट इज योर वारंटीज। At the time of selling of goods, a seller usually makes certain statements or representations with a view to induce the intending buyer to purchase the goods. आप भी अगर कोई सामान खरीदने जाते हो तो जो आपका जो सेलर होता है वो आपको अच्छी बातें बताता है अपने गुड्स के बारे में, so that आप इम्प्रेस हो जाओ और आप उसके गुड्स को खरीद लो। Such representations are generally about the nature and quality of the goods and about their fitness for buyer's purpose. When these elements or representations do not form a part of the contract of sale, they are not relevant. अगर ये part of the contract of sale में नहीं बनती हैं तो उसको relevant नहीं माना जाएगा and इनका कोई भी legal effect नहीं होगा। But जैसे ये एक part बन जाती है contract of sale का और buyer इनके ऊपर rely कर रहा है, then these will be relevant and these also have legal effects on the contract of sale. A representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called a stipulation. और आपकी जो conditions और जो warranties है ये इसी stipulation का part है। दो तरीके की stipulation होती है आपकी, एक होती है आपकी condition और दूसरी होती है आपकी warranty। Every stipulation is not of equal importance. कंडीशन और वारंटी में भी आपकी डिफरेंट कंडीशंस जो होंगी या डिफरेंट जो वारंटीज होंगी आपकी वो इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होगी। सम ऑफ दीज मे बी वेरी वाइटल व्हाइल अदर्स मे बी समवट लेसर सिग्निफिकेंस। द मोर सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशंस कंटेंट जो होते हैं उसको आप कंडीशंस कहते हो और जो लेस सिग्निफिकेंट होती है उसको आप वारंटीज कहते हो। मतलब जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो ही नहीं सकता उसको आप कंडीशन कह रहे हो, जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकता है उसको आप वारंटी कह रहे हो। अभी तक इसमें कोई भी डाउट है? सिंपल लैंग्वेज। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो, एक्चुअली मेरी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही थी, अभी ज्वाइन हुई है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखो स्टिपुलेशन जब पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो आपका नेक्स्ट पार्ट आता है ना वो आता है कंडीशंस एंड वारंटीज, एंड कंडीशंस एंड वारंटीज आर नथिंग बट पार्ट ऑफ द स्टिपुलेशंस। अब आती है कि स्टिपुलेशन क्या है। स्टिपुलेशन होती है सर एक रिप्रेजेंटेशन जो कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है और वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। मतलब मैं आपसे, अगर आप मेरे से कोई गुड्स खरीदने आ रहे हो या फिर आप ये भी सारी चीजें छोड़ो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप मान लो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी गाड़ी खरीदने जाओगे वहां पे दोनों चीजें होंगी, वहां पे आपकी कंडीशंस भी होंगी और वहां पे आपकी वारंटीज भी होंगी। कंडीशंस अप्लाई कब होंगी? जब सेल्समैन आपको गाड़ी बेच रहा होगा, वो आपको बताएगा कि इसका इतना माइलेज है सर, इसका इतना ये, इसकी इतनी परफॉर्मेंस यहाँ है, इंजन क्वालिटी ये है और आपकी टेक्सचर क्वालिटी ये है, इसके अंदर ये फंक्शंस है, इसके अंदर फंक्शंस है, इसके अंदर ये फंक्शंस है। वो बनी आपकी कंडीशन। उसके बाद आता है आपका वारंटी का पार्ट। वारंटी में आता है सर आपकी आउटर बॉडी की वारंटी है, इंजन की वारंटी है, हॉर्न की वारंटी है, ठीक है, आपको सर्विस मिलेगी उसकी वारंटी है, फ्री सर्विसेज है आपकी, अगर कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसकी वारंटी है, वो आती है आपकी वारंटी। तो अगर आप गाड़ी कभी भी मान लो खरीदने जा रहे हो तो आपको दोनों चीजें मिलती हैं, कंडीशन भी मिलती है आपको, वारंटीज भी मिलती है।
ठीक है, तो अगर जो उस सेलर ने बताया था आपको जब आप गाड़ी खरीदने गए थे, जब उस सेलर ने आपको जो बताया था, अगर आपकी गाड़ी वैसी नहीं निकलती है, ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया था, दैट मींस दैट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। बट अगर मान लो आपने वो गाड़ी खरीदी, गाड़ी वैसे ही निकली जैसा सेलर ने आपको बताया था, बट उसके अंदर अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, फॉर एग्जांपल हॉर्न में दिक्कत आ जाती है, फॉर एग्जांपल इंजन में दिक्कत आ जाती है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ ब्रीच ऑफ वारंटी। एंड जो सेलर है वो आपको उस वारंटी के ब्रीच में आपको सर्विस देगा, जो जिसमें कि वो आपको डैमेजेस दे देगा। You cannot repudiate the contract, but you can claim for the damages of for the breach of warranty। मतलब कोई भी चीज खराब हुई, आपने जाके उसको चेंज करवा लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपकी ब्रीच ऑफ वारंटी का केस अंदर आएगा, बिकॉज उसने आपको डैमेज दे दिया। समझ में आया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, आपकी कंडीशन कौन सी, स्टिपुलेशन कंडीशन कब बनती है और स्टिपुलेशन वारंटी कब बनती है। स्टिपुलेशन जो कि which is actually forming a part of contract of the sale and will affect the contract, that will become your condition, ठीक है। एंड और जो सिग्निफिकेंट है, एंड दोज स्टिपुलेशंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर है बट वो लेस सिग्निफिकेंट है, वो आपकी वारंटीज बनेगी। स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स व्हिच आर द सब्जेक्ट देयरऑफ मे बी कंडीशन और वारंटी, आपका सेक्शन 12 बोलता है। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to the right to treat the contract as repudiated। Repudiated का मतलब होता है सर, you have a right to refuse to accept। अस्वीकार करने का आपके पास राइट आ जाता है कि आप चाहो तो उसको स्वीकार नहीं करोगे। अगला पॉइंट है, a warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated। अगर आपकी कुछ वारंटी में ब्रीच होता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट आपके पास ये राइट नहीं आता कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दो। आप कॉन्ट्रैक्ट को यू कैन नॉट से दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट, बट यू विल गेट अ राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है सर, जो मैंने अभी ऊपर ही बताया था। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends in each case on the construction of the contract। मतलब ये आपका केस टू केस डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा। जैसा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब आपका मैटर करेगा ये कंडीशन आपकी क्या बनेंगे और वारंटी आपकी क्या बनेगी। स्टिपुलेशन में भी ए कंडीशन, दो कॉल्ड ए वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपके दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो ऊपर भी बताया था और ये नीचे भी इन्होंने बस इसको बॉक्स में डाल के समझा दिया है। The condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract। मतलब ये साथ में है और ये उसके अंदर है। The aggrieved party can repudiate, कीवर्ड ये सर कीवर्ड है, ध्रुव जो आप कीवर्ड पूछ रहे थे ना, ये these are the keywords कि repudiate the contract, essential to the contract, collateral to the contract। जितने भी मैं अंडरलाइन करता हूँ ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। तो अगर आप जब आपके पास बुक्स है ना सबके पास में? यस सर है। जब मैं अंडरलाइन करता हूँ चीजों को, आप लोग अंडरलाइन करते हो? यस सर। नहीं सर, तब तो मेरी बुक ही नहीं खोली। सर आपको फिर कीवर्ड्स कैसे पता लगा? सर या तो आप वो पीडीएफ शेयर कर दो। पीडीएफ शेयर कर दूं? ठीक है सर, पीडीएफ भी अगर देखता हूँ और शेयरेबल होगी तो मैं शेयर कर दूंगा। बट जब मैं जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना बताते हुए, आपको भी उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा सर। यही मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो अभी आप बुक खोल लो और उसके बाद आप अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। तो अग्री पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, or claim damages in case of breach of condition। The aggrieved party can claim only damages in case of breach of warranty। यहाँ पे देखो repudiate नहीं हो रहा है। Conversion of stipulation से breach of condition may be treated as a breach of warranty, but a breach of warranty cannot be treated as a breach of condition। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है सर, अगले पॉइंट पे आते हैं। When condition to be treated as a warranty, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated।
फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बायर को कोई गुड्स बेचना है, ठीक है, कार का एग्जांपल ले लो। तो सेलर ने जब उसको गुड्स बेचा, ठीक है, तो जब उसने कार उसको बेची बायर को, तब उसने मान लो 10 कंडीशन बताई थी कि सर ये वाले 10 फीचर्स उसने बताया था, सर ये 10 फीचर्स, उसमें से अगर एक फीचर मान लो काम नहीं करता और वो एक फीचर अगर वो खराब है, तो नाउ इट इज अ राइट ऑफ बायर कि वो वाले फीचर को वेव कर सकता है और इलेक्ट कर सकता है कि ये जो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन इसने जो की है इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेगा और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ना करते हुए वो क्लेम करेगा वारंटी के डैमेजेस। मान लो उसने कहा था कि सर हॉर्न की क्वालिटी बहुत जबरदस्त, या हॉर्न की क्वालिटी नहीं, मैं कहूंगा कि उसने कहा था कि म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, आपको बेस ट्यूब नहीं लगवानी पड़ेगी, बूफर नहीं लगवाने पड़ेगे, कुछ नहीं लगवाने पड़ेगे, इतने स्पीकर्स हैं, गेट में स्पीकर्स है, ये स्पीकर्स है, वो स्पीकर्स है। दैट वाज योर कंडीशन फॉर एग्जांपल। बट जब आप गाड़ी घर पे लेके आते हो 10 दिन बाद आपके स्पीकर्स में दिक्कत आने लग जाती है। नाउ दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, बट what buyer can do is buyer may waive the condition, ठीक है, or to elect the breach of condition as a breach of warranty. He may say कि 10 में से सिर्फ एक स्पीकर खराब है, कोई बात नहीं, मैं जाकर ठीक करवा लेता हूँ, but I'll not pay for this, which is he treated that breach of condition as a breach of warranty. He claimed the damages for that breach of warranty and the contract is settled and he is not repudiating the contract. ठीक है, any doubt anybody? मतलब सर कंडीशन को हम वारंटी लेके चल सकते हैं? बायर के ऊपर होता है, अगर बायर चाहे तो वो वेव कर सकता है कंडीशन को और उसको इलेक्ट कर सकता है कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले, नॉट ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है, वो बायर के पास राइट है। अगला पॉइंट है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयरऑफ। सेवरेबल का मतलब होता है सर लीगली अलग अलग नहीं कर सकते, and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract expressed or implied to that effect. ध्यान से दोबारा पढ़ो सर, where a contract of sale is not severable, मतलब उसको लीगली आप अलग अलग नहीं कर सकते हो और बायर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं गुड्स या गुड्स का कुछ पार्ट, उस केस में द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ए ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स एंड ट्रीटिंग द गुड्स एज रेपुडिएटेड। मतलब ये वर्ड्स याद कर लेना, जहां पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेवरेबल नहीं है, मतलब लीगली मैं अलग अलग नहीं कर सकता हूं और बायर ने एक्सेप्ट कर लिए हैं कुछ गुड्स या उनका कुछ पार्ट, तो उस केस के अंदर आपकी ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा एंड बायर कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट बायर कैन क्लेम द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी अनलेस उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में कुछ एक्सप्रेस इम्प्लाइड है। एनालिसिस से समझो हिंदी भाषा में और आसान भाषा में आराम से और समझ में आएगा। Section 13 specifies cases where a breach of condition be treated as a breach of warranty as a result of which the buyer loses his right to rescind the contract. Rescind का मतलब होता है कैंसिल कर देना सर, जब अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पढ़ा होगा, and can claim damages only. In the following cases, a contract is not avoided even on account of breach of a condition. Where the buyer altogether waives the performance of the condition, a party may for his own benefit waive a stipulation. It should be voluntary waiver by the buyer, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। अगर बायर ही कैंसिल कर देता है उसको कि ठीक है भाई ये वाली कंडीशन अगर तूने फुलफिल नहीं की तो ये मैं वेव कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से वेव हो रही है, वॉलंटरी वो बायर वेव कर देता है, तो इस केस के अंदर बायर कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन बट कैन क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। Second है where the buyer elects to treat the breach of condition as one of a warranty, that is to say he may claim only damages instead of repudiating the contract. Here the buyer has not waived the condition but decided to treat it as a warranty. ऊपर से मिलता जुलता। कोई डाउट है? एग्जाम्पल पढ़ो। A agrees to supply B 10 bags of first quality sugar at 625 रुपए पे per bag, but supplies only second quality sugar जिसका प्राइस 600 रुपए था। ठीक है, अब B के ऊपर B के पार्ट पे एक चीज है कि या तो वो 600 रुपए वाले उसको एक्सेप्ट कर ले और 25 रुपए के लिए डैमेजेस क्लेम कर दे, या फिर वो 600 रुपए को भी एक्सेप्ट ना करे, 625 के लिए डैमेजेस क्लेम कर दे।
अगर वो 600 रुपए वाले को एक्सेप्ट कर लेता है देन इट विल बी अ ब्रीच ऑफ वारंटी, बट अगर वो 600 को भी एक्सेप्ट नहीं करता देन इट विल बी ब्रीच ऑफ कंडीशन। कोई डाउट किसी को? वेव्स मतलब जी सर वेव मतलब सर मैम छोड़ देना। ओके सर। Now third point is where the contract is non-severable, मतलब legally अलग नहीं किया जा सकता, and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of the Indian Contract Act. ये आपके इसने वहां से जोड़ दिया। Fourth point is where the fulfillment of any condition of warranty is excused by law by reason of impossibility or otherwise. अगर लॉ ही कह रहा है कि ये वाली कंडीशन आप फुलफिल कर ही नहीं सकता सेलर, तो भी आपको इस केस के अंदर ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाएगा, आपका ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी जो वेवर ऑफ कंडीशन जो आती है वो आपकी दो आती है। एक आती है आपकी वॉलंटरी वेवर, ठीक है, जो कि आपकी ये है, और एक आती है अभी कंपलसरी वेवर जो कि आपको करनी ही पड़ेगी। वॉलंटरी वेवर के अंदर अगर बायर वेव कर देता परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान ले। कंपलसरी वेवर के अंदर मतलब लीगली वो हो ही नहीं सकते सेपरेट, और दूसरा लॉ ने आपको बोल दिया कि वो नहीं हो सकता परफॉर्म। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। दोबारा बता। अरे वॉलंटरी और कंपल्सरी दोबारा बताओ सर। देखो 4 पॉइंट है जहां पे कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जहां बायर खुद से बोल दे कि मैं वेव कर रहा हूँ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो खुद से कहते कि तुझे ये वाली कंडीशन अब फुलफिल करने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट हुआ ये बायर ने खुद से बोला, तो ये वॉलंटरी था कि बायर ही चाह रहा है, ठीक है, कि भाई वेव कर दे कि मुझे कंडीशन परफॉर्म ही नहीं करवानी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बायर कहता है कि आई एम इलेक्टिंग टू ट्रीट दिस ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब मैं तेरे से सामान रिप्लेस नहीं कराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करवाऊंगा, बट मैं तेरे से डैमेजेस क्लेम कर दूंगा फॉर दिस ब्रीच ऑफ वारंटी। वो कहता है कि तूने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया ना, मैं तुझे ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा हूँ। उसको कार का एग्जांपल याद करो, 10 स्पीकर थे, 10 में से एक खराब हो गया, ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्योंकि जब उसने सेलर ने जब गाड़ी बेची थी, ठीक है, या जब उसने जो उसको कहा था कि मैं गाड़ी तुझे बेच रहा हूँ, तो उसने ये वाली कंडीशन अलग से बताई थी कि चीजें सारी अच्छी होंगी, बट 10 में से एक खराब हो गया। तो इफ बायर वांट्स, वो जाके सर्विस सेंटर पे जाके इस एक स्पीकर को ठीक करा सकता है। हियर व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज इलेक्टिंग टू ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ में आया वॉलंटरी वेवर? यस सर। अब आते हैं कंपल्सरी वेवर के अंदर, जहां पे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप अलग ही नहीं कर सकते, या तो आप पूरा करवाओगे या फिर आप पूरा नहीं करवाओगे, ठीक है, वो पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो सकता। ठीक है, तो नॉन सेवरेबिलिटी आपके कॉन्ट्रैक्ट की, आप उसको या तो पूरा कराओ लीगली या फिर आप पूरा बिल्कुल ही मत करो। उस केस के अंदर अगर कुछ ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो वो कंपल्सरी वेवर होगा कि उसको वो वेव करनी ही पड़ेगी। या फिर अगर आपका लॉ बोल देता है कि बॉस ऐसी कंडीशंस फुलफिल ही नहीं की जा सकती, उस केस में भी आपका कंपल्सरी वेवर होगा। क्योंकि अगर लॉ ही कह रहा है कि नहीं की जा सकती तो फिर तो हो ही नहीं सकती ना। समझ में आया सर? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। परफेक्ट। अब अगला पॉइंट पे आते हैं सर कि कंडीशंस आपकी एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और आपकी इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कंडीशन सर आपकी वो होती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, तब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं जो आपने एक्सप्रेस की, एक्सप्रेसली आपने बताई कि दीस शुड बी द कंडीशंस, वो आपकी एक्सप्रेस कंडीशंस होंगी। और जो कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे, जब उन पे कोई भी बातचीत नहीं हुई है, बट ये इम्प्लाइड होते हैं कि लॉ की तरफ से अगर मान लो आ जाए कि अगर ये वाली चीजें होंगी तो ये कंडीशंस और वारंटीज इम्प्लाइड मानी जाती हैं कि ये होंगी ही होंगी। ठीक है, तो दो तरीके की होती है, अब आप पढ़ते हैं। Conditions and warranties may be either expressed or implied. They are expressed when the terms of the contract expressly state them. They are implied when not being expressly provided for. Implied conditions are incorporated by the law.
इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब अगर ये नहीं भी अगर आपने डिसाइड किया अगर, तब भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होंगी ही होंगी, बिकॉज लॉ कहता है कि होंगी ही होंगी। आपने एक्सप्रेसली बोला हुआ है कि ये कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस हैं। Express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract and are expressly provided in the contract. Implied conditions वही on the other hand are those which are presumed by law to be present in the contract. वो expressly आप लिखोगे नहीं उसको, ठीक है। अब ये आपकी फॉलोइंग, ये जो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, ये आपकी फॉलोइंग implied conditions हैं जो कि लॉ कहता है कि आपकी होंगी ही होंगी, ठीक है, चाहे आपने एक्सप्रेसली लिखा हो या आपने एक्सप्रेसली नहीं लिखा हो। पहला है सर, कंडीशन इज टू टाइटल। In every contract of sale, unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition on the part of the seller is that in case of a sale, he has a right to sell the goods. In case of an agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. In simple words, the condition implied is that सेलर के पास राइट है कि वो गुड्स बेच सकता है एट द टाइम जब प्रॉपर्टी उसने पास की है। इफ द seller's title turns out to be defective, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. कोई डाउट है इसके अंदर, बताओ। किसी को भी डाउट है इसके अंदर? सर बी पॉइंट बता दो। देखो सर, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होते हैं। दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपके दो तरीके की सेल होती है। एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जहां पे आप एट द प्रेजेंट ही उसी टाइम पे आप गुड्स बेचते हो, बात खत्म करते हो, आपका बात खत्म होती है। फिर एक आता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो आपका जो सेल एग्रीमेंट जो एंटर होता है वो आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी गुड्स के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और वो गुड्स आपके मैन्युफैक्चर हो गए, वो अभी है नहीं। फॉर एग्जांपल, उसके मैन्युफैक्चरिंग में 15 दिन का टाइम लगेगा। तो पहले आप एंटर करते हो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कि 15 दिन के बाद में ये वाले गुड्स सेलर, आप जैसे दो पार्टी हो, एक सेलर और मैं बायर हूँ, तो मैं आपके पास जाऊंगा, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेंगे कि बस 15 दिन के बाद मैं आपको कहूंगा कि ये वाले गुड्स आप मेरे को दे देना। जब मैं आज आपसे एंटर कर रहा हूँ, तो मैं आज आपके साथ एंटर कर रहा हूँ एग्रीमेंट टू सेल, बट जब 15 दिन के बाद जब मैं आपसे वो गुड्स लेने जाऊंगा, तब वो मेरा एग्रीमेंट टू सेल विल कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट में हो जाता है, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर सेल के लिए, ठीक है। तो ये वाला टाइटल ये कह रहा है कि सर कंडीशन इज टू टाइटल का मतलब ये कहता है कि सेलर के पास हमेशा राइट होगा कि वो गुड्स अपने बेच सकता है इन ए केस ऑफ सेल, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर उसके पास राइट होगा फ्यूचर में जब वो गुड्स बेचेगा एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, ठीक है। और अगला टाइटल ये कहता है कि इफ इन केस जो टाइटल था सेलर का वो अगर डिफेक्टिव था, तो बायर के पास राइट है कि वो गुड्स अगर किसी तीसरे बंदे के, अगर आप यहां से समझो तीन पार्टी है, ए, बी और सी, ए ने गुड्स बेचे हैं, सॉरी बी ने गुड्स बेच दिए सी को, ठीक है, और ये हुआ आपका सेलर, ये हुआ आपका बायर, ठीक है, और ए है आपकी थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे ना बी ने गुड्स जो बेचे हैं वो इसने ए से लिए थे। अब अगर बी का टाइटल ठीक है तो सी गुड्स लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो बी के पास जो गुड्स आए हैं वो इसके हुए ही नहीं थे, उसके अंदर कोई भी मान लो डिफेक्टिव है और ये इसने ए से लिए थे, तो सी के पास राइट है कि वो गुड्स उठा के सीधा ए को दे देगा और बी से अपनी डैमेजेस क्लेम कर देगा। ये वाला जो आपका ये लाइन है ना, ये वाली, नॉट इफ द सेलर्स टाइटल, ये वाला एग्जांपल है, टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स to the true owner and recover the price from the seller, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं सर, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये अगला पॉइंट आपका ये कहता है कि अगर कोई सेलर गुड्स अगर बेच रहा है बायर को बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्राइब करके कि सर आपके गुड्स ये हैं,
then there is an implied conditions कि जो description seller ने दी थी at the time of selling the goods और at the time of making the sale, आपके जो goods हैं वो उस description के हिसाब से ही होने चाहिए. This rule is based on the principle that if you have contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans. ठीक है, अगर आप मटर बेच रहे हो तो आप मटर ही बेचोगे, आप फलियां नहीं बेचोगे. अगर आपने बेचते हुए कहा था कि सर मैं मटर बेच रहा हूँ, तो आप उसको बायर को मटर ही दोगे, आप फलियां नहीं दोगे उसको. ठीक है, the buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description of the goods. कोई डाउट है इसके अंदर? मोटा मोटी ये समझो, बाजार में अगर जीन्स खरीदने जा रहे हो तो अगर वो कहता है कि सर ये जीन्स फॉर्मल जीन्स है, तो आपके पास राइट है कि आप जब आपको गुड्स दिए जाएंगे काउंटर पे लाके, तो फॉर्मल जीन्स ही फॉर्मल पैंट ही दी जाए, जीन्स ना दी जाए. सॉरी, मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप मान लीजिए मॉल में आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो मॉल में क्या होता है कि आप अपने आप शॉर्टेज कर लेते हो कपड़े, फिर सेल्समैन जो है वो उन गुड्स को लेके जाता है काउंटर पे, बिलिंग काउंटर पे. आपने जो शॉर्टेज अगर मान लो जीन्स की है तो आपको जीन्स ही मिलेगी, आपको फॉर्मल पैंट नहीं मिलेगी. या फिर अगर आपने फॉर्मल पैंट ही अगर आपने शॉर्टेज किया तो आपको फॉर्मल पैंट ही मिलेगी, जीन्स नहीं मिलेगी. तो जो आपको सेल की डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा था एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल, योर गुड्स शुड बी रिलेटेड टू दैट डिस्क्रिप्शन ओनली. अगर उससे नहीं है, देन बायर के पास राइट है कि वो रिजेक्ट कर सकता है. So this is an implied condition which law imposes. If it is not in the contract, then it does not care. तो बट आपके लॉ ने बोला हुआ है, तो आपका ये लॉ ये होना ही चाहिए. किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आता है सर, द एक्ट however does not define description where the class or kind to which the goods belong has been specified. Example, Egyptian contract, Java sugar, etc., where the goods have been described by certain characteristics essential to their identification. यहाँ से पढ़ लो आप, समझ में नहीं आया मेरे को लग रहा है आप लोगों को. It is a condition which goes to the root of the contract and breach of it entitles the buyer to reject the goods whether the buyer is able to inspect them or not. Example, A at Kolkata sells to B 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata. There is an implied condition that the silk shall be such as known in the market as waste silk. अगर वो waste silk नहीं है तो B reject कर सकता है goods को. A ship was contracted to be sold as copper fastened vessel, but actually it was only partly copper fastened. Hence the goods did not correspond to the description and hence could be returned, or if buyer took the goods, he could claim damages for the breach. तो ये आपकी implied condition होगी सर इसके अंदर. ठीक है. It may be noted that the description in these cases assumes that form of a statement or representation and regards the identity of particular goods by reference to the place of origin or mode of packing, etc. सारी सेम चीजें जो मैंने आपको बताई है. मोटा मोटी ये ध्यान रखना, जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है उसी के आप वैसे ही गुड्स होने चाहिए. अगर नहीं होंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो. एंड बायर कैन लिक्विडेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. अगला पॉइंट है आपका सेल बाय सैंपल. सेल बाय सैंपल के अंदर आता है सर आपका कि अगर आपने कोई भी गुड्स अगर सैंपल दिखा के अगर आप बल्क गुड्स बेचते हो, तो आपके जो बल्क गुड्स हैं वो आपके सैंपल से मैच करने चाहिए. जिस क्वालिटी का आपको सैंपल दिखाया गया था उसी क्वालिटी के आपके बल्क गुड्स होने चाहिए. एंड द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल. इसमें कोई भी डाउट है? Third point is the goods shall be free from any defect rendering them unmerchantable. Unmerchantable का मतलब है सर कि आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते. Which would not be apparent on reasonable examination of the sample. This condition is applicable only with regard to defects which could not be discovered by an ordinary examination of goods. इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, तब अनमर्चेंटेबल वाला पॉइंट आता है. अगर स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होगी तो अनमर्चेंटेबल वाला पॉइंट आपका नहीं आएगा. If the defects are latent, then the buyer can avoid the contract. This simply means that goods shall be free from any latent defect that is a hidden defect. इसके अंदर कोई भी किसी को डाउट हो तो बता दो या आगे लेके चलो. सिर्फ एक बार बताना वो पॉइंट जो भी बताया आपने.
ये वाला सर, ये अनमर्चेंटेबल वाला। यस सर। देखो सर, इसके अंदर 3 पॉइंट है सेल बाय सैंपल के अंदर। पहला तो ये है कि आपके जो सैंपल है ना वो आपके बल्क से मैच करना चाहिए, कि आपने सैंपल में बहुत अच्छी चीज दिखाई थी, बल्क जब आया तो बेटर क्वालिटी आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, बायर के पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो आपके बल्क को आपके सैंपल से मैच करे। ठीक है, लॉ बोलता है, लॉ प्रिज्यूम कंडीशंस डाल रहा है आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। तीसरा लॉ बोलता है कि गुड्स जो है ना आपके, वो आपकी हर उस डिफेक्ट से अलग होने चाहिए, मतलब आपके गुड्स के अंदर ऐसा कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए विच इज मेकिंग योर गुड्स अनमर्चेंटेबल। मतलब अगर मैंने आपको कोई गुड्स बेचा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वाले गुड्स आप किसी को आगे बेच ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो मतलब मैंने अगर आपको ट्रेड में दिया तो वो भी आप भी उसको आगे ट्रेड में दे सकते हो, आपके गुड्स ऐसे होने चाहिए। which would not be apparent on reasonable examination of the sample। कई बार क्या होता है कि क्वालिटी, जैसे मान लो अगर आप लकड़ी खरीदने जा रहे हो तो लकड़ी खरीदते टाइम पे आपको सैंपल कुछ और दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो जब बल्क में उसको लेके आए तो एक्चुअल में कुछ और आया। बट इफ यू आर नॉट अ प्रॉपर एग्जामिनर, मतलब जब आप गुड्स खरीदने गए आपको लकड़ी की उतनी अच्छी पहचान नहीं है, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ना तभी एप्लीकेबल होती है। मतलब आप इसके अंदर ये नहीं कह सकते हो सर कि आपने तो गुड्स खरीद लिया था सर, अब अभी अनमर्चेंटेबल रहा तो मेरी गलती नहीं है। मतलब सेलर इसके अंदर ये नहीं कह सकता है। इवन दो बायर को अगर कोई डिफेक्ट बाद में भी पता लगेगा तब भी वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस। ठीक है, एंड तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट लेने एक्सिक्यूट करने से मना कर सकता है। तो इसका सिंपल ये मीनिंग ये है कि आपके जो गुड्स है वो डिफेक्ट, वो फ्री होने चाहिए फ्रॉम एनी डिफेक्ट दैट इज रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल। इवन इफ उसको डिफेक्ट अगर बाद में पता लगता है, लेटेंट पता लगता है, मतलब बाद में पता लगता है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। ठीक है, डाउट है सर? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सर आपका सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर सेलर ने कोई भी गुड्स बेचे हैं जिसमें कि दोनों, उसने सैंपल भी दिखाया था, उसने डिस्क्राइब भी किया था, ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो आपके जो बल्क गुड्स आएंगे वो आपके दोनों से मैच होने चाहिए with the samples and with the description. In case goods correspond with the sample but do not tally with the description or vice versa both, the buyer can repudiate the contract. अगर दोनों में से अगर एक भी चीज मैच नहीं होगी तो बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, आप जबरदस्ती वो गुड्स नहीं दे सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है सर कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। इसके अंदर मेजर पॉइंट ये है कि जिस क्वालिटी का गुड्स जब आपने बताया था उसको बेचते हुए, उसी क्वालिटी का गुड्स निकलना चाहिए जब उसको वो गुड्स मिला है। Ordinarily, there is no implied condition as to quality or fitness of the goods sold for any particular purpose. However, the condition as to reasonable fitness of goods for a particular purpose may be implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase and relied upon the skill and judgment of the seller to select the best goods, and the seller has ordinarily been dealing in those goods. इसके अंदर ये केस है सर, मान लो कि जब आप कोई चीज खरीदने गए, ठीक है, और आपने जब गुड्स आप खरीद रहे थे तो आपको उतनी नॉलेज नहीं, आपने सेलर को बोला कि मेरे को गुड्स इस वाली चीज के लिए चाहिए, ठीक है, आपने तो उसको आपने उसको अपनी नीड बता दी कि मेरे को इस वाली नीड के लिए गुड्स चाहिए, और सेलर का काम ही वो उसी में डील करता है। ठीक है, तो सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्वालिटी का या जिस फिटनेस का आप गुड्स उससे मांग रहे हो उसी तरीके का उसको वो गुड्स मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा देन आप रेपुडिएट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, This implied condition will not apply, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना सर। This implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent name। अगर ये गुड्स किसी ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम के अंदर अगर आप ये डील कर रहे हो इन गुड्स के अंदर, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रेडमार्क और पेटेंट नेम आपको पहले ही कंडीशन ये दे देगा कि बहुत से गुड्स इसी चीज का है, आप उस कंपनी का नाम देख के या पाए या फिर उसका पेटेंट देख के या पाए, तो आपको पता होगा कि आप क्या चीज लेने आए और किस कंडीशन की और किस क्वालिटी की आप लेने। कोई डाउट है इसके अंदर किसी को भी? सर एक बार बताओ। क्या हो सर? एक बार बता दो। बता देता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। A bought a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth.
A rejected the set of teeth and claimed the refund of price. It was held that A was entitled to do so as the only purpose for which he wanted the set of teeth was not fulfilled. पहला point, B डेंटिस्ट है, A पेशेंट है. डेंटिस्ट को पता होगा उसके पेशेंट की क्या दिक्कत है, करेक्ट है सर, क्योंकि डेंटिस्ट उसी चीज में डील कर रहा है. अब A ने डेंटिस्ट से एक सेट ऑफ टीथ लिया जिसको कि वो काम आना चाहिए, कि उसको वो क्वालिटी फिटनेस चाहिए थी कि उसके मुंह में सेट हो जाए और जिस चीज के लिए वो ले रहा है वो उसको मिलना चाहिए, बट उसका वो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ. तो ए के पास ये राइट है कि अगर उसका पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है और क्योंकि डेंटिस्ट उसी चीज में डील करता था और उसने वो उसको क्वालिटी नहीं दी, तो ए कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम हिज डैमेजेस फ्रॉम द डेंटिस्ट. ठीक है, ठीक है सर. वो ट्रेडमार्क वाला बता दो. ट्रेडमार्क वाला सर ऐसा समझो, आप मान लो जीन्स खरीदने जा रहे हो और आप लीवाइस की जीन्स खरीदते हो, ठीक है. अब आपको पता है कि लीवाइस की जीन्स क्वालिटी वाली ही आती है, प्रोवाइडेड आप जेन्युइन शॉप से खरीदो. फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप जेन्युइन शॉप से खरीदो. तो अगर आप लीवाइस के स्टोर में जाओगे तो आपको पता है कि ये लीवाइस की जीन्स इस क्वालिटी की होती है और इतने रेंज की आती है और ये आपके फिट आती है नहीं आती है, वो क्या साइज चाहिए क्या नहीं चाहिए. इसमें सेलर आपको क्वालिटी भी पता है, आपको फिटनेस भी पता है, आपको सारी चीजें पता है. तो इस केस के अंदर सेलर आपको अगर कुछ ना भी बताए तब भी उसके ऊपर आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप जो माल खरीदने गए वो आप ट्रेडमार्क या पेटेंट नेम के अंदर खरीदने गए, ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली लीवाइस खरीदने गए. ऑन द अदर हैंड अगर आप बालिका से कोई माल उठा के लाते हो, वहां पे कोई ब्रांड नेम नहीं है, कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, बट उसके आप अगर सेलर को बता देते हो कि आपको ये क्वालिटी चाहिए, जैसे मान लो कपड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, घिसनी नहीं चाहिए, कलर ना छोड़े, बट फिर भी अगर आपको सेलर वो चीज बेच देता है जिसमें कपड़ा छोटा हो जाए, घिस जाए या कलर फिर छोड़ दे, देन यू कैन क्लेम डैमेजेस. ठीक है, ठीक है सर. आगे बढ़े. ये 3 पॉइंटर्स सर, ये मैंने 3 पॉइंटर्स मैंने छोड़े थे अभी आपको एग्जांपल समझाते टाइम, कि ये जो कंडीशन ऑफ क्वालिटी और फिटनेस है ना, ये आपकी तभी लगेगी जब आपकी ये सारी चीजें हो जाए. द बायर शुड हैव मेड नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए उसको गुड्स चाहिए. द बायर शुड रिलाई ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर. द गुड्स मस्ट बी ऑफ अ डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर वेयर ही बी ए मैन्युफैक्चरर और नॉट. मतलब बायर पहले जाके सेलर को बताएगा कि उसको गुड्स किस चीज के लिए चाहिए, उसने सेलर के जजमेंट में रिलाई किया है, एंड तीसरा उसने जो गुड्स है वो उसी डिस्क्रिप्शन के हैं जो आपको चाहिए, सेलर उसी में डील करता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो उसको या ना कर रहा. ठीक है, आगे चलते हैं सर. कंडीशंस एज टू मर्चेंटेबिलिटी, दैट इज एज टू ट्रेड, कि आप ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते. Where goods are bought by description from a seller who deals in the goods of that description only, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, प्रोड्यूसर है या नहीं है. There is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality, जो मैंने ऊपर बताया. There are 2 requirements for this condition to be applied. Goods should be bought by description. आपने goods उसको बताए थे कि आपको क्या goods चाहिए. The seller should be a dealer in goods of that description. ठीक है, provided that if the buyer has examined the goods, there shall be no implied condition as regards defects which such examination ought to have revealed. मोटा मोटी सर, आप अगर कुछ गुड्स खरीदने जा रहे हो और वो आपको ट्रेड करने आगे, ठीक है, तो अब उसके अंदर वो the goods are bought by description from a seller, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो जिसमें कि आपने सेलर को बताया भी है कि आपको क्या खरीदना, आपने प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया है और सेलर ने भी आपको डिस्क्राइब किया कि आप क्या खरीद रहे हो. अब ये मैटर नहीं करता कि सेलर उसके अंदर मैन्युफैक्चरर है या नहीं, सेलर प्रोड्यूसर है या नहीं. देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ द मर्चेंटेबल क्वालिटी. देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस कंडीशन टू अप्लाई. गुड्स शैल बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, कि सेलर ने आपको डिस्क्राइब करके गुड्स बेचा और आपने भी सेलर को बताया था कि आपको क्या चाहिए, सेलर ने भी आपको बताया कि वो आपको क्या दे रहा है. The seller should be dealer in goods of that description, मतलब जो आपको चाहिए सेलर वही आपको दे रहा है. इसके अंदर एक प्रोविजन है सर, अगर आपने गुड्स लेते हुए प्रॉपरली चेक किया था, आपको नॉलेज में आपने प्रॉपरली चेक किया था और उसके अंदर आपको वो डिफेक्ट्स नहीं मिले जो कि आपको एग्जामिन करते हुए मिल जाने चाहिए थे,
In that case, you cannot hold seller accountable. Any doubt? Anybody? बता दो. ये provision है इसके अंदर. ये provided that जो है. डाउट है किसी को? कुछ भी बता दो. आगे बढ़ूं? आवाज नहीं आई. रिपीट कर दो. देखो, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का सबसे पहले मर्चेंटेबिलिटी का नाम याद रखना कि आप ट्रेडेबल होने चाहिए. ठीक है. Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description. जहाँ पे कि आप गुड्स खरीदने गए, बायर ने भी डिस्क्राइब किया कि मेरे को ऐसे गुड्स चाहिए, और सेलर ने भी, और सेलर उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है जो बायर ने डिस्क्राइब किया है. ये मैटर नहीं करता कि सेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर है या नहीं, उस गुड्स का प्रोड्यूसर है या नहीं उन गुड्स का. देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ द मर्चेंटेबल क्वालिटी. कि आपके जो गुड्स हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए. ये आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है. अब इसके अंदर आपकी दो कंडीशंस आती हैं कि गुड्स शैल बी बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन, कि आपने गुड्स जो है वो जो डिस्क्राइब आपने किया था, आपने उसी वही आपने गुड्स खरीदे हैं. द सेलर शुड बी अ डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा कि मेरे आम चाहिए और सेलर बेचता है सेब. तो आप सेलर को नहीं कह सकते कि मर्चेंटेबल क्वालिटी थी या नहीं थी. अगर आपको आम चाहिए, आप सेलर को बोल रहे हो मुझे आम चाहिए, सेलर कह रहा है ठीक है मैं आपको आम बेच रहा हूँ, तो तब आप उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो. और सेलर आम के अंदर ही डील करना चाहिए, तब आप उसको अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो. अब इसके अंदर एक प्रोविजन है कि अगर बायर ने आम खरीदते हुए प्रॉपरली हर आम को एग्जामिन किया था कि ये कोई खराब है या नहीं इसके अंदर, या फिर इसके अंदर कोई चीज कोई आम सड़ा हुआ तो नहीं है फॉर एग्जांपल, तो अगर उसने एग्जामिन किया था और वो नहीं ढूंढ पाया, देन सेलर शुड नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर कुछ डिफेक्ट निकल जाता है उन आम के अंदर. ठीक है, अभी समझ में आया? यस सर. आई थिंक आप लोग कहीं और लग जाते हो जब मैं समझा रहा होता हूँ प्रॉपर, तब आपका ध्यान कहीं और होता है. नहीं तो ये लाइन इतनी टिपिकल नहीं जितनी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर टिपिकल. सिंपल 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 इंग्लिश है इसके अंदर. The expression merchantable quality, though not defined, nevertheless connotes good of such a quality or in such a condition a man ordinary prudence would accept them as good. फर्जी लाइन है. सीधी बात इसके अंदर ये है कि आपकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि एक नॉर्मल मैन जिस पे डील कर रहे हो और जो नॉर्मल मैन एक पहनता हो या उसमें नॉर्मल मैन उसके अंदर आगे ट्रेड करता हो. कंडीशन एज टू होलसमनेस, नाम की कंडीशन है सर. छोड़ देना, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो. ये कोई प्रॉपर इसमें चीज भी नहीं. बेसिकली ये है कि आपका वो गुड्स पूरा होना चाहिए आपका. Another implied condition that goods should be wholesomeness. In case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the goods shall be wholesomeness. A supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. F की wife ने milk पिया and was infected and died. And there was a breach of condition as to fitness and A was liable to pay the damages. मतलब इसके अंदर सब कुछ होना चाहिए कि आपका क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, फुलफिल भी कर रहा होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी होना चाहिए, कोई भी चीज छुपाई नहीं होनी चाहिए. अभी तो कोई भी डाउट है किसी को बता दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है सर. अब आते हैं, देखो ऊपर थी हमारी इम्प्लाइड कंडीशंस, अब आते हैं हमारी इम्प्लाइड वारंटीज. अब ये वारंटीज हैं जो कि आपकी लॉ डिफाइन करता है, मतलब लॉ प्रिज्यूम करता है कि जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आप एंटर करोगे तो ये वारंटीज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी इम्प्लाइड कंडीशंस के अलावा. अब आती है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस और डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स. वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन, सर सीधा सीधा अगर आप पोजेशन का मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट से याद हो तो सीधा सीधा मतलब आपका ये आता है कि जब एक कोई भी अगर बायर आपके सेलर से अगर कुछ गुड्स खरीद रहा है तो बायर के पास एक ये वारंटी होनी चाहिए कि उस जब वो गुड्स खरीदेगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब वो गुड्स लेके जाए. Having got possession of the goods and later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of the warranty.
मतलब अगर वो आपने आपने अगर किसी गुड्स खरीदे हैं तो उसके अंदर वो गुड्स आपको इजीली पोजेस करने मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि ए ने कुछ, जैसे मान लो ए गुड्स बेच रहा है बी को, तो ए ने कुछ ऐसा कुछ कर रखा है कि अगर बी गुड्स लेके जाएगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, या कोई मांगने आ जाएगा उल्टा और कोई छीन लेगा या कुछ कि ये मेरे हैं, तो ये एक ही नहीं। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस है सर, मतलब आपके ना कोई भी इसके ऊपर चार्जेस नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरीके से गिरवी रखी हुई है। आप सॉर्ट ऑफ अगर मैं हिंदी में बात करूँ that the goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time of the contract is entered into। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर आप ये पढ़ोगे तो ए ने अपनी गाड़ी सी के साथ प्लेज कर रखी थी फॉर ए लोन, मतलब सी को गिरवी रख रखी थी लोन लेके 15,000 रुपए में, एंड प्रोमिसेस हिम टू गिव इट्स पोजेशन द नेक्स्ट डे। 15,000 रुपए इसने ए ने सी से 15,000 रुपए लिए गाड़ी गिरवी रख के, ए ने सी को बिना बताए और बी को बिना बताए गाड़ी बेच दी बी को। अब क्योंकि बी के पास जो गाड़ी आई है वो ऑलरेडी सी के पास गिरवी रखी हुई है, तो बी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए बिकॉज ये गाड़ी जो है फ्री नहीं थी फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। ठीक है, गिरवी रखी हुई थी ऑलरेडी। अगला पॉइंट आता है आपका वारंटी एज टू क्वालिटी और फिट। जी बोलो सर। सर इनकम ब्रांचेस का मतलब लीज टाइप ही हो गया सर कोलेटरल कह लो, मतलब एक थोड़ा सा फैंसी वर्ड है सर ये गिरवी रखने का। ओके। अगला पॉइंट आता है आपका वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade। मतलब बेसिकली सर ये चीज है कि जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं वो गुड्स आपके उसी फिटनेस या क्वालिटी के होने चाहिए। उधर आपकी कंडीशन थी, इधर आपकी वारंटी। ठीक है, अगर नहीं होंगे देन बायर कैन सू द सेलर फॉर द डैमेजेस, और वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अगला पॉइंट है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर आपके कोई ऐसे गुड्स अगर सेलर बेच रहा है दैट कुड बी डेंजरस, तो वो बायर को पहले से बताएगा कि बहुत दीज गुड्स आर डेंजरस, तो इसको हैंडल विद केयर। अगर वो नहीं बताता है देन सेलर विल बी लायबल फॉर द डैमेजेस टू द बायर एंड बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। ठीक है सर, आगे बढ़े। अब देखिए बहुत फैंसी वर्ड आया सर आपकी बुक में, कैवेट एम्प्टर। इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसका हिंदी मतलब होता है कि बायर को पता होना चाहिए। लेट द बायर बी aware। In case of sale of goods, the doctrine caveat emptor means that let the buyer be there। When the seller displays their goods in an open market, it is for the buyers to make a proper selection or choice of the goods। If the goods turns out to be defective, he cannot hold the seller liable। The seller is in no way responsible for the bad selection of the buyer। The seller is not bound to disclose the defects in the goods which he is selling। मतलब ऊपर इन्होंने सारी की सारी आपको इम्प्लाइड कंडीशंस बताई, आपको इम्प्लाइड वारंटी बताई, बट ये भी कहते हैं कि भैया बायर को भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ की तरह चले जाओगे और जाके सीधा बोल दोगे कि नहीं मेरे को पता ही नहीं था और इसने मेरे को बेवकूफ बना दिया। ठीक है, एंड आई एम एक्चुअली क्लेमिंग द डैमेजेस। लॉ कहता है कि बॉस उसकी तो जिम्मेदारी है आपको बताने की, बट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी थोड़ा सा दिमाग को खोल के जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें इन द केस ऑफ दिस कोचिंग इंडस्ट्री, हमारी तो जिम्मेदारी है पढ़ाने की, पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ते ही नहीं है तो पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, जो भी बेटर द रिजल्ट विल बी। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स। द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग बॉट। कि वो भी ये देखे कि बहुत जिस चीज के लिए मैं गुड्स खरीद रहा हूँ वो वाले गुड्स मेरा पर्पस सर्व करेंगे भी या नहीं करेंगे। If the goods turns out to be defective or do not serve his purpose, or if he depends on his own skill or judgment, the buyer cannot hold seller responsible। अगर वो गुड्स खरीदने गया था, उसने अपनी जजमेंट लगाई है, सब कुछ लगाया है, ठीक है, अगर वो उसने फिर भी उसके गुड्स अगर खराब निकल जाते हैं तो वो बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकता, वो बायर की गलती है। ठीक है, इसके 3 कंडीशंस हैं कैवेट एम्प्टर की। 3 कंडीशंस आपकी ये हैं।
If the buyer had made known to the seller the purpose for his purchase, the buyer relied on the seller's skill and judgment, the seller's business to supply goods or that description only. ये आपके आते हैं प्रोविजन के अंदर कि कैवेट एम्प्टर आपका कब नहीं लगेगा। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी तो कैवेट एम्प्टर आपका नहीं लगेगा। मतलब अगर बायर ने सेलर को बोल दिया था कि मेरे को गुड्स इस चीज के लिए चाहिए, ठीक है, और बायर ने सेलर की जजमेंट पे रिलाई किया कि तू मेरे को जो भी बेच देगा मैं वो मान लेता हूँ, ठीक है, कि वो ठीक होगा, एंड सेलर का काम यही है, वो उन्हीं गुड्स के अंदर डील करता है वो जो कि बायर खरीदने आया है। एग्जाम्पल के तौर पे ए सोल्ड पिग्स टू बी, दीज पिग्स आर बीइंग इन्फेक्टेड, कॉज टाइफाइड टू द अदर हेल्दी पिग्स ऑफ द बायर. It was held that seller was not bound to disclose that the pigs were unhealthy. The rule of the law being caveat emptor, कि बायर को पता होना चाहिए अगर वो पिग्स खरीदने जा रहा है तो सेलर कभी भी उसको नहीं बताएगा कि बॉस मेरे पिग्स इन्फेक्टेड है, या आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी पूरी टेस्टिंग एंड सब कुछ करें गुड्स खरीदने से पहले। ठीक है। इसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर के आपके एक्सेप्शंस क्या होती है। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, where the buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required so as to show that he relies on the seller's skill or judgment, जो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी, and the goods are of description which is in the course of seller's business to supply. It is the duty of seller to supply such goods as are reasonably fit for that purpose. अगर बायर सेलर को बता रहा है कि उसको क्या चाहिए और सेलर उसी चीज में डील करता है, एंड बायर इज एक्चुअली रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द सेलर, तो इट इज ड्यूटी ऑफ सेलर कि वो गुड्स अच्छे देगा। इस केस के अंदर कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा। ये केस लॉ है आपका इन प्रीस वर्सेस लास्ट पी। एक बंदे ने हॉट वाटर बॉटल खरीदी, ठीक है, और उसने अपनी वाइफ के लिए हॉट वाटर बॉटल खरीदी, तो उसने केमिस्ट को बोला कि बॉस मुझे हॉट वाटर बॉटल चाहिए, ठीक है। उसने पूछा कि क्या इट वुड स्टैंड अगेंस्ट द बॉइलिंग वाटर, तो केमिस्ट सेड कि हाँ ये हॉट वाटर के अगेंस्ट में ठीक होगी। केमिस्ट वाज डीलिंग इन द हॉट वाटर बॉटल्स। बायर ने उसको बताया कि उसको पर्पस किस चीज के लिए चाहिए, बट वो वाटर बॉटल फट गई गर्म पानी डालते ही और उसकी वाइफ को हो गया नुकसान, ठीक है, उसकी वाइफ को हो गई चोट लगी। देन buyer can claim damages against that chemist person because उसने उसको पर्पस भी बताया था, उसने उसके ऊपर रिलाई भी किया था उसके जजमेंट के ऊपर, एंड व्हाट यू कॉल जो केमिस्ट है वो वाटर बॉटल्स के अंदर डील भी करता था। विदाउट इस एग्जांपल के अंदर केस को याद कर लेना। फिटनेस टू क्वालिटी और यूज का सर देखो क्लास में डुअल कन्वर्सेशन वाली होनी चाहिए। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और आप लोग यही नहीं बोल रहे हो कि आपको समझ में आया है नहीं आया। फिर अगर मुझे ऐसे पढ़ाना तो मैं आगे निकलता जाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा भी नहीं आपसे कि आप लोगों को समझ में आ गया है नहीं। अगला पॉइंट है सर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर कब नहीं लगता, जब आपने गुड्स पेटेंट या ब्रांड नेम के अंदर खरीदे तभी लगेगा, बिकॉज आप ब्रांड नेम देख के जा रहे हो। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, अगर आपने डिस्क्रिप्शन से गुड्स आपके खरीदे हैं तो इम्प्लाइड कंडीशन होती है कि वो डिस्क्रिप्शन से होने चाहिए। यहाँ पे कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा। मर्चेंटेबल क्वालिटी जो ऊपर आप कंडीशन पढ़ के आए हो अगर होने चाहिए मर्चेंटेबल क्वालिटी के, नहीं है तो भी कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा। सैलरी की गलती, सैंपल से खरीदोगे तब भी सैलरी गलती, अगर सैंपल से मैच नहीं करते हैं। सैंपल और डिस्क्रिप्शन से खरीदोगे तब भी सैलरी की गलती, अगर सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से मैच नहीं करते हैं। ट्रेड यूसेज, आपको अगर आगे उनको ट्रेड करना है एंड अगर वो मैच नहीं करते हैं आपने जो उसको बताया था तब भी सैलरी की गलती, तब भी डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है सर सेलर एक्टिवली कंसील्स ए डिफेक्ट और इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। जहाँ पे सेलर डिफेक्ट को जानबूझ के छुपाए उस केस के अंदर भी आपका कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा, बिकॉज सेलर को बताना चाहिए था बट उसने नहीं बताया। दिस इज योर चैप्टर कंडीशंस एंड वारंटीज। दो तरीके की आपकी स्टिपुलेशंस होती हैं, एक कंडीशन एक वारंटी। कंडीशन होते हैं आपके एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटीज होते हैं कोलैटरल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन ब्रीच होगी सेलर बायर कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, और वारंटी ब्रीच होगी कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। इसके बाद कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस हैं जो कि एक्सप्रेसली नहीं होती हैं, तो वो इम्प्लाइड है जो कि इंडियन कोर्ट ने इस एक्ट ने
आपके प्रिज्यूम क्या हुआ कि होनी चाहिए, उस पर कुछ आपकी वारंटीज होते हैं जो कि एक्ट ने प्रिज्यूम किया कि आपकी होनी चाहिए। अगर वो वारंटी नहीं है, वो कंडीशन नहीं है, देन बायर कैन ईदर क्लेम द डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस। उसके बाद आता है आपका कैवेट एम्प्टर कि कैवेट एम्प्टर आपका क्या लगेगा, दैट द बायर प्रिपेयर कि बायर को भी पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि आप सेलर को ही सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा दोगे। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जहां पे कि कैवेट एम्प्टर नहीं लगेगा, विच आर एग्जैक्टली मैचिंग टू योर इम्प्लाइड कंडीशंस, जो कि इम्प्लाइड कंडीशंस से आपके मैच करते हैं। या चैप्टर इज ओवर, कंडीशन एंड वारंटीज। एनी डाउट एनीबॉडी, बताओ। सर ये जो आपने एक्सेप्शन बताया था इसमें गुड परचेज अंडर पेटेंट एंड ब्रांड नेम का मतलब क्या हुआ? सर ऊपर बता के आया था मैं कि जो लिवाइस वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप कोई भी गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो पेटेंट या ब्रांड नेम के अंदर, मतलब आपको आप उस ब्रांड नेम पे रिलाई करते हो तभी आप वो ब्रांड नेम परचेज करते हो। अगर आप लिवाइस की जीन्स खरीदते हो तो लिवाइस के क्वालिटी एक ब्रांड नेम है, आप लिवाइस के स्टोर में गए हो अगर, तो उस केस के अंदर अगर आप जाओगे तब कैवेट है वो, तब आपको सेलर अगर ना भी बताए चीजों को तभी आपको मानना, तभी ये माना जाएगा कि आपको चीजें पता थी। सर मर्चेंट्स लायबिलिटी क्या होती है? मर्चेंटेबिलिटी सर ट्रेडेबल, कि आप उसको आगे खरीद बेच सकते हो। ठीक है सर? यस। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आधा घंटा है हमारे पास, 1 मिनट देना। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर दिखे तो आप लोगों को बताना। दिख रही है? यस सर। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर पहला आपका आया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या बनेगा, दूसरा है कि आपका एग्रीमेंट टू सेल क्या बनेगा, गुड्स आप कब बेच पाओगे, गुड्स आप कब नहीं बेच पाओगे। उसके बाद आया आपके कंडीशन एंड वारंटीज, जो कि आपके अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर आप ब्रीच करते हो तो क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी, अगर आप वारंटी ब्रीच करते हो तो क्या ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी।
उसके बाद अब आपका आता है जो कि सेल ऑफ गुड्स का एक एसेंशियल पार्ट होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, दो पार्टीज हैं, आपकी ब्रीच वगैरह मान लो कुछ भी नहीं हुई है, उसके अब उस केसेस में अगला नेक्स्ट जो केस आएगा आपका कि आपकी ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी और आपकी ओनरशिप ट्रांसफर कब मानी जाएगी, और जो गुड्स जो है वो आप डिलीवर कब करोगे और आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स की कब मानी जाएगी। ठीक है, अब उसके अंदर ये है कि अगर मान लो बीच में डैमेज किसी का हो जाता है, गुड्स के अंदर कुछ डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलेगा, और अगर लॉस किसके पार्ट पे रखा जाएगा बिकॉज ओनरशिप ट्रांसफर हुई है नहीं हुई है, ये सब आप इसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है आपका इंट्रोडक्शन अगर हम करें तो सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। It is essential to determine the time at which the ownership passes from the seller to buyer. अभी जब आप लोग अकाउंट्स पढ़ोगे ना, या फिर जब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, या जब आप आगे जाके कॉस्टिंग पढ़ोगे, या फिर जब आप जाके फाइनेंस पढ़ोगे, प्रॉपर कोर फाइनेंस जब पढ़ोगे, उस केसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब होती है तो कई बार जो आपका गुड्स जो होता है वो रास्ते में होता है, तो उस केस के अंदर आपके सेल्स में उसको लेना है नहीं लेना है, परचेज के अंदर अगर आपने बेचा है तो सेल्स में लेना है नहीं लेना है, अगर आपने खरीदा तो आपने परचेज में लेना है नहीं लेना है। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग एक ऑडिट करने गए थे, तो जब कभी भी आप ऑडिट करने जाओगे तो उसके अंदर आपको सेल्स ऑडिट करनी होती है, परचेज ऑडिट करनी होती है। जब आप सेल्स ऑडिट कर रहे हो तो उसके अंदर दो टर्म्स आती है सेल्स और परचेज के अंदर, परचेज इन ट्रांजिट एंड सेल ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो उसके अंदर आपका ये आता है कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एंड ट्रांजिट वाली जो सेल है या परचेज है, तो क्या ये आपकी परचेज का पार्ट बनेगी या फिर क्या ये आपकी सेल का पार्ट बनेगी। उस केसेस के अंदर ये वाला लॉ लगता है कि बॉस आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई थी या नहीं हुई थी। अगर जो ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो चुकी है सेल के केस में तो वो आपका सेल बन जाएगा, बट आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है सेल के केस में तो आपकी वो सेल नहीं बनेगी, वो आपकी फिनिश गुड्स के अंदर पड़ी रहेगी। अगर फिनिश गुड्स के अंदर नहीं है तो आपकी इन ट्रांजिट में पड़ी रहेगी, बट आपकी सेल का पार्ट नहीं बनेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ परचेज, अगर आपने परचेज कर लिया और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फ्रॉम सेलर टू यू, देन इट विल बी योर परचेज एंड आपके परचेज रजिस्टर में और आपके फाइनल अकाउंट्स में टू परचेज अकाउंट के अंदर वो आ रही होगी। बट अगर वो परचेज आपकी ओनरशिप आपके पास नहीं आई है अभी तक तो वो आपकी कहीं पर भी नहीं आएगी, वो आपके ट्रांजिट में भी नहीं आएगी, वो उसके सेल इन ट्रांजिट में दिख रही होगी, आपके पास कहीं पर भी नहीं आएगी। दिस इज योर रियल लाइफ एग्जांपल दैट आई शेयर्ड विद यू, और जहां पे ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स आपका लगता है। ठीक है, यस सर, सर ने कल बताया सर ने बताया हुआ ना सर आपको। यस सर, कल ही बताया। हाँ तो सर ये जो सुमित सर आपको जो बता रहे हैं, सुमित सर इसके बेस पे बता रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे है, जैसे ये आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अंदर अगर कुछ भी ऊपर नीचे चीजें हो रही है तो जो सुमित सर आपको बता रहे हैं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुमित सर अगर इसके अलग कहीं जाएंगे तो सुमित सर फिर गलत बता देंगे। मतलब आई एम नॉट सेइंग सुमित सर गलत बता रहे, बट इन जनरल अगर लॉ के आप इधर उधर जाओगे तो इन केस अगर कुछ डैमेजेस वगैरह कुछ हो जाते हैं देन यू कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस, बिकॉज़ लॉ कुछ और कह रहा था और आपने कुछ और कर दिया। ठीक है, यस सर। जैसे मैंने बताया, इन केस वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन जो ओनर है उस टाइम पे, एंड व्हेन द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज, व्हेन द गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, तो जो ओनर होगा वो लॉस भी बोर्न करेगा, वो डैमेज भी बोर्न करेगा और उसको ही फिर क्लेम मिलेगा। ठीक है सर, अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। Passing or transfer of property constitutes the most important element and factor to decide legal rights and liabilities of sellers and buyers. जो मैंने भी बताया, passing of property implies passing of ownership. If the property is passed to the buyer, the risk in the goods sold is that of the buyer and not of seller. Though goods may still be in the seller's possession. इसके अंदर एक की रूल है सर, रट्टा मार लेना, घूट के पी जाना, जो कि आपको हर जगह काम आएगा। आपकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब दो केसेस में ट्रांसफर होती है, पहला रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपके ट्रांसफर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, सॉरी, पहला वर्ड होता है आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। अगर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप अगर आपके ट्रांसफर हो गए, तब आपका माना जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी वो पास हो गई सेलर टू बायर, और ये आपको एंड तक काम आएगा।
जब तक आप सीए फाइनल कर लेते हो, सीए फाइनल करने के बाद में जब आप जॉब पे भी आओगे, जब आप किसी भी कंपनी के अंदर आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप काम कर रहे होगे, तो ये वाले रूल्स आपको हमेशा काम आएंगे। ये आपको फाइनेंस में भी काम आएंगे, आपको टैक्सेशन में काम आएंगे, या आपको लॉ में काम आएंगे, या आपको कॉस्टिंग में काम आएंगे, आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद द रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड ऑन टू बेसिक फैक्टर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स. Section 18 provides that there is a contract of sale for unascertained goods. The property in goods cannot pass to the buyer unless and until the goods are ascertained. जब तक goods आपके unascertained है, तब तक आप goods आपकी property पास नहीं हो सकती. जैसे ही goods आपके ascertained बनेंगे, तभी आपकी property पास होगी. The buyer can get the ownership right on the goods only when the goods are specific and ascertained. मतलब गुड्स सर्टेन होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए. हवा में कभी भी ओनरशिप पास नहीं होती. अगर यही नहीं पता कि गुड्स कौन से हैं, तो उसकी ओनरशिप कभी भी पास नहीं होती. Intentions of the parties. The party property in goods is transferred to the buyer at such a time as the parties to contract intend it to be transferred. Section 19 subsection 2 further provides that for the purpose of ascertaining the intention of the parties regarding shall be the terms of the contract. कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से आपकी ट्रांसफर हो सकता है, पार्टी से कंडक्ट से ट्रांसफर हो सकता है, और सर्कमस्टेंशियल ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है. तो अगर आप मोटा मोटी अगर ये पढ़ो, ये बॉक्स अगर आप पढ़ो, तो आपके गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होने चाहिए. ठीक है. तभी आपकी प्रॉपर्टी पास होगी. अगर आपके गुड्स अनसर्टेन होंगे तो प्रॉपर्टी आपकी पास नहीं होगी. उसके बाद आपकी ये 3 कंडीशन इंटेंशन ऑफ पार्टीज आपकी होनी चाहिए जब आप उसको ट्रांसफर करने जा रहे हो, विच मींस कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो, टू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ट्रांसफर हो, और टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस ट्रांसफर. अगर ये नहीं हो रही है तो वो नहीं हो. अगला पॉइंट आता है आपका प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और ascertained goods passes when intended to pass. Where there is a contract for the sale of a specific or ascertained goods, the property in them is transferred to the buyer at such a time as the parties to the contract intend it to be transferred. दोनों राजी हो गए, दोनों ने कहा ठीक है तू मुझे भेज दे, मैं खरीद लेता हूँ, ओके डन. For the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be had to the terms of the contract, the conduct of the parties and the circumstances of the case. Intention जब आपको ढूंढनी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में आपको कब कहा गया था कि आपकी ये चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी, और पार्टीज की कंडक्ट आप देखोगे कि पार्टीज ने ऐसे कुछ कंडक्ट किए हैं नहीं क्या कि आपके ट्रांसफर हो जाएंगे. सर्कमस्टांसेस होता है, आप केस देखोगे कि ट्रांसफर कब हो रही है नहीं. Unless a different intention appears, the rules contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining the intentions of the parties. छोड़ दो इसको. Stages of goods while passing of property, specific goods in a deliverable state, specific goods to be put into deliverable state, specific goods in a deliverable state when seller has to ascertain price. एक एक करके समझते हैं धीरे धीरे. समझ में ना आया तो मुझे टोक देना, थोड़ा सा क्रिटिकल चैप्टर है. Specific goods in a deliverable state where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state. यहाँ state है सर उस मोड को. The property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment of the price or the time of delivery of goods or both is postponed. समझ में आई है लाइन या नहीं आई है? No, sir. देखो, where there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है गुड्स को बेचने की. ठीक है. स्पेसिफिक गुड्स हैं आपके और आपकी कोई भी कंडीशन नहीं है उन गुड्स को बेचने की. द प्रॉपर्टी जो गुड्स के अंदर पास हो जाएगी टू द बायर. जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैसे ही गुड्स सेलर से बायर के नाम पे हो गए. इममटीरियल है, गुड्स डिलीवर हुए नहीं हुए, प्राइस असर्टेन हुआ या नहीं हुआ. एग्जाम्पल पढ़ो. एक्स गया शॉप में, उसने टीवी खरीदा और बोला होम डिलीवरी करती हूँ. इममटीरियल है, उसने पूरी पेमेंट की या नहीं की. इममटीरियल है, टीवी से घर पहुंचा या नहीं पहुंचा. जैसे ही वो शॉप पे गया, उसने जैसे ही बोला कि ये टीवी मैं खरीद रहा हूँ, उसने टीवी खरीदा, हाफ पेमेंट किया, डिलीवरेबल स्टेट में था, गुड्स एक्स के नाम पे हो गए.
and X becomes the owner of the property immediately. कोई डाउट है? नो सर, आगे समझ में मोटा मोटी समझो कि गुड्स आपके डिलीवर होने के लिए तैयार बैठे हैं कि कोई खरीदे और मैं जाऊं। उस केस के अंदर ये मैटर नहीं करता कि टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, प्राइस सर्टेन टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और डिलीवरी की टाइमिंग क्या है और प्राइस की टाइमिंग क्या है। डिलीवरेबल स्टेट में थे दे दिया, प्रॉपर्टी उसकी होगी। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपके जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में लाने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली तैयार नहीं है, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी या कुछ कुछ उसके अंदर अमेंडमेंट चेंजेस करने पड़ेंगे या कुछ कुछ उसको और डेवलप करना पड़ेगा, तब वो आपके डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे। ठीक है, सर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल सच थिंग इज डन एंड द बायर हैज नोटिस देयरऑफ। जब तक वो गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आ जाते तब तक ओनरशिप आपकी बायर के पास नहीं जाएगी। जैसे वो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे, सेलर बायर को कंफर्म करेगा कि बॉस योर गुड्स आर इन नॉट डिलीवरेबल स्टेट, वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी पास हो जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू द बायर। ठीक है? यस सर। सर पहले में ये था कि वो पहले ऑर्डर करने गया और यहाँ पे भी डिलीवर नहीं हुए। सर पहले केस के अंदर ये था कि जो गुड्स थे आपके वो डिलीवरेबल स्टेट में हैं, उसके अंदर देयर आर नो मॉडिफिकेशन, देयर आर नो एडजस्टमेंट, देयर आर नो एडिशन, नथिंग इज बीन रिक्वायर्ड। ठीक है? दूसरे में है कि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा, मतलब उनको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग स्टेज में लाना पड़ेगा। तो जब तक वो ऑपरेटिंग स्टेज में नहीं आ जाते तब तक वो गुड्स आपके सेलर के ही रहेंगे, बायर के नहीं बनेंगे। जैसे ही वो आपके ऑपरेटिंग स्टेज में आ जाएंगे वो गुड्स आपके सेलर के नाम के बायर के हो जाएंगे। बट सेलर को नोटिस देना पड़ेगा बायर को, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि बॉस तेरे गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में आ गए और आपके तू ले जा। ठीक है? अगला पॉइंट है आपका सर स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयरटू in order to ascertain price, where there is a contract for the sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weigh, measure, test or do some other act or thing with reference to goods for the purpose of ascertaining the price. The property does not pass until such act or thing is done and the buyer has notice thereof. सब्जी खरीदने जाओगे, वो एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो याद रखना। अगर इसको याद रखने का है तो सब्जी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है गुड्स आपके डिलीवरेबल स्टेट में है, पर जब तक सेलर आपका प्राइस सर्टेन नहीं कर देगा कि इतने रुपए किलो दे रहा हूँ या उतने रुपए किलो दे रहा हूँ, तब तक आपके और आपको नहीं बता देगा, तब तक आप ओनर नहीं बनोगे उसके। जैसे ही उसने बोला कि 10 रुपए किलो दे रहा हूँ, आपने कहा ठीक है दे दे, द मोमेंट ही सेड यू बिकम द ओनर। ठीक है सर? यस सर। अगला पॉइंट है सर गुड्स मस्ट बी ascertained with the contract is for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained। जो मैंने आपको पहले बताया, ascertain होने चाहिए गुड्स आपके। The rules in respect of passing of property of unascertained goods are as follows। अभी आपको बताता है कुछ एक्सेप्शंस, जब आपके अनसर्टेन गुड्स अगर आप सेल करोगे तो आपकी उनके ऊपर क्या रूल्स लगेंगे। Sale of unascertained goods by description, where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by description, and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract, either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon passes to the buyer. दोबारा पढ़ो। Where there is a contract for the sale of unascertained or future goods by the description of goods by the description and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract। जहां पे कि आपके unascertained या future goods को आप description से बेच रहे हो, ठीक है, and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract। मोटा मोटी समझो, एक बेड बनवाने के लिए जा रहे हो, जब बेड बनवाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपके पास में लकड़ी पड़ी होगी,
अब यहाँ पे जो गुड्स है आपके वो अनसर्टेन है, क्योंकि बेड आपका अभी तक बना नहीं है। ये सोच के चलो कि आप बेड बनवाने जा रहे हो, बना हुआ बेड खरीदने नहीं जा रहे, ठीक है। गुड आपका अनसर्टेन है और फ्यूचर भी है, बट आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपने सेलर को बता दिया आपको कैसा चाहिए, और सेलर आपको बता रहा है कि मैं ऐसा बना करके आपको दूंगा, ठीक है। और डिलीवरेबल स्टेट में जब वो आएगा तो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके लिए आप वो कॉन्ट्रैक्ट करने गए हो वही वाला गुड आपको मिलना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। इधर बाय द सेलर विद असेंट टू द बायर, सेलर ने बायर की मर्जी ले ली या बायर ने सेलर की मर्जी ले ली, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयरअपॉन पासेस टू द बायर, ठीक है। जैसे ही वो एसर्टेन स्टेज में आएगा आपका, वैसे ही वो उसका अब जैसे मान लो आपने लकड़ी का आप बेड देने के लिए गए, अनसर्टेन है, फ्यूचर गुड्स है, अभी तक नहीं आएगा, पर जैसे ही वो आएगा आपने मान लो बयाना दे दिया, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का बेड था, आपने 1,000 रुपए दे दिए, दोनों की कंडीशन फुलफिल हो गई है, बायर ने सेलर को बता दिया क्या चाहिए, सेलर ने बायर को बता दिया क्या चाहिए, गुड्स उसके हो चुके हैं, प्रॉपर्टी बायर की हो गई है। सेलर ने बोला कि इतने तुम टाइम में दूंगा, बायर ने एक्सेप्ट किया, या बायर ने बोला कि ये चाहिए, सेलर ने एक्सेप्ट किया, वैसे ही प्रॉपर्टी इन द गुड्स अपॉन पासेस टू द बायर। Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after the appropriation is made. कोई डाउट है इसके अंदर बता दो। ठीक है सर एक बार एग्जांपल के साथ दोबारा बता देना। सर बेड खरीदने जा रहे हो, ठीक है, खरीदने नहीं मैं कहूँगा बेड बनवाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आप बेड जो बनेगा वो आपका प्लाई और लकड़ी वगैरह इन सबके साथ में बनेगा, ठीक है। जब आप सेलर के पास गए हो, जब आप सेलर के पास में गए तो आपने उसको बताया कि आपको बेड बनवाना है, तो उसने कहा ठीक है मैं बना के दे दूँ। इस टाइम पे आपके पास सिर्फ लकड़ी है, बेड नहीं है, तो गुड्स आपके जो है अनसर्टेन है और आपके फ्यूचर गुड्स है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपने 10,000 का बेड था, आपने 1,000 रुपए फॉर एग्जांपल उसको मान लो आपने दे दिए, उसने कहा कि ठीक है मैं आपको बेड बना के दे दूंगा, आपकी जो भी कंडीशन थी आपने सेलर को बता दी, सेलर की जो भी कंडीशन थी सेलर ने आपको बता दी, सेलर ने आपकी कंडीशन पे एग्री किया, आपने सेलर की कंडीशन पे एग्री किया, और ये यही है कि अनकंडीशनली जो लकड़ी से जो बन के आएगा वो बेड ही बन के आएगा। इस केस के अंदर जैसे ही आपने उसकी कंडीशन एक्सेप्ट की, उसने आपकी कंडीशन एक्सेप्ट की, आप दोनों ने ये हुआ कि बस यही बन के आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन के आएगा, आप प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, बेशक से वो गुड आपका अनसर्टेन था। यू कैन गो आफ्टर 10 days or 15 days एज द केस में भी, जो भी आपके और बायर सेलर के बीच में एग्री हुआ है, यू कैन गो टू दैट सेलर एंड यू कैन क्लेम योर गुड्स। ओके सर, ठीक है। सेकंड वन है सर आपका डिलीवरी टू द कैरियर, या मान लो सेलर ने गुड्स भेज दिया, ठीक है, डिलीवर द गुड्स टू द बायर और टू अ कैरियर और अदर बेली, मतलब वो बिल्टी करवा के मान लो कुछ भेज रहा है, और the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. Example, a bill of lading railway parcel is made out in the name of the buyer and is sent to him. The ownership in the goods passes from the seller to the buyer. In case the goods are subjected to accidental loss or by theft, the seller will not be liable. Goods seller ने buyer को बेच दिए, सेलर बेंगलोर का है, बायर दिल्ली का है, सेलर ने गुड्स चढ़ा दिए, बिल ऑफ लेडिंग बायर के नाम पे, भैया गुड्स बायर के हो गए, कुछ भी लॉस होता है, चोरी होती है, डैमेज होता है, सब कुछ बायर का, सेलर का कुछ नहीं, ठीक है। जो मैंने आपको भी इन ट्रांजिट बताया था, अगर आपको याद हो कि किस केस में वो बायर के गुड्स बन जाएंगे, किस केस के अंदर वो सेलर के गुड्स, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़े। ये सेक्शन 23 जो मैंने आपको भी समझाया वो उसी का एनालिसिस बता रहा है। Goods sent on approval or on sale or return. When the goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer when he signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transaction. अब आप ये चीज इसमें ये समझो कि अगर आप मान लो कोई भी गुड्स अगर सेलर बायर को बेच रहा है, बट उसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर मान लो गुड्स ठीक नहीं निकलेंगे, देन सेलर बायर कैन रिटर्न दोज गुड्स, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है उस केस के अंदर बायर को, ठीक है, अपनी एक्सेप्टेंस या अप्रूवल सेलर को बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो अपनी अप्रूवल या एक्सेप्टेंस सेलर को बता देता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी एक्सेप्टेंस या अप्रूवल दिख जाती है,
तो वो प्रॉपर्टी बायर के नाम पे आ जाएगी। इफ इट डज नॉट सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन कर लेता है गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, मतलब उसकी ना में हाँ मानी जाएगी, उसने रिजेक्शन भी नहीं किया, उसने उसने सेलर को नहीं बताया कि कोई दिक्कत, मैं अप्रूव कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उसने गुड्स रख लिए, उसने गुड्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्शन का नोटिस नहीं दिया, तब भी ये माना जाएगा कि बॉस तूने ये एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई टाइम फिक्स है रिटर्न करने का गुड्स, उस टाइम तक उसने रिटर्न नहीं किया, फॉर एग्जांपल मान लो 30 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी है, 30 डेज के अंदर आपने रिप्लेस नहीं किया है, इन दैट केस आपको ओनर माना जाएगा, व्हिच मींस बायर को ओनर माना जाएगा और बायर को कहा जाएगा कि आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर ये हो चुकी है, एंड नाउ बायर विल बी द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। थर्ड पॉइंट, ही डज समथिंग टू द गुड व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, जो कि मैंने ऊपर कहा था, ऐसा कुछ कर दिया जो कि माना जाएगा कि अब ये इसी के गुड्स है, उस केस के अंदर भी आपको माना जाएगा दैट यू आर द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पे वो ट्रांसफर हो जाएगी, ओनरशिप आपके नाम पे, ठीक है। यस सर। ये जो ऊपर ये जो लाइन है आपकी, ये सेम ऊपर वाली चीजें बता रही है जो मैंने अभी आपको बताई है। अगला पॉइंट है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। It may be noted that where goods have been delivered by a person on sale or return, the terms that the goods were to remain the property of the seller till they are paid for. The property therein does not pass to the buyer until the terms are complied. That is cash is paid. जो आपकी COD डिलीवरीज आती है, COD केस के अंदर आपकी जो डिलीवरी आती है वो जैसे आप पेमेंट करोगे, सेलर के पास से प्रॉपर्टी हट गई, आपके नाम पे आती है। अगर आप कुछ अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हो। अगला पॉइंट आता है सर आपका रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। सर नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा। हाँ क्या कह रहे हो सर? चलिए नेक्स्ट क्लास में ज्यादा हो गया, करते हैं। समझ नहीं आ रहा। ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतने। Thank you, sir.